हेलो एवरीवन। मैं वर्तिका और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन कराऊंगी और ये वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट है, यानी कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और जिस क्वेश्चन को मुझे जिस ऑप्शन को मुझे समझाना होगा तो मैं वहाँ पे ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करूँगी। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने भी ऐसे पास किया सीटेट और आप भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। शेयर तो आप कर ही देते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेनेटरी और इन्फॉर्मेटिव डिस्कोर्स इज। तो पहले आपको समझना होगा डिस्कोर्स क्या होता है। डिस्कोर्स का मतलब होता है कि किसी गंभीर विषय पर चर्चा करना या फिर किसी टेक्स्ट में जो अंश होता है उस अंश को उस कंटेक्स्ट में समझना, ठीक है, उससे रिलेट करना, इसी को बोलते हैं डिस्कोर्स। अब डिस्कोर्स होते कितने टाइप के हैं? तो एक तो एक्सप्लोजन हो जाता है, दूसरा नरेशन हो जाता है, तीसरा डिस्क्रिप्शन हो जाता है, चौथा होता है आर्ग्यूमेंटेशन, ठीक है। ये परसुएशन कोई भी डिस्कोर्स नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछा एक्सप्लेनेटरी डिस्कोर्स कौन सा होता है। तो एक्सप्लेनेटरी डिस्कोर्स एक्सपोजिशन होता है। क्यों? देखिए नरेशन वाले में एक्सप्लेनेशन ज़रूर होता है लेकिन ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, यानी कि लाइन बाय लाइन होता है नरेशन। आप किसी भी स्टोरी का नरेशन करते हैं ना, तो ये हुआ फिर ये हुआ, वहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं आता। ठीक, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी को मतलब किसी टॉपिक के बारे में डिस्क्रिप्शन देना। फिर अगला आता है आर्ग्यूमेंटेशन। आर्ग्यूमेंटेशन में होता है कि जो भी राइटर होता है वो आर्ग्यू करता है किसी टॉपिक पे, तो आर्ग्यूमेंटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपोजिशन। अब अगला क्वेश्चन है कि डिफिशेंसी इज एबिलिटी टू राइट। लिखने में कौन सी मतलब डिफिशेंसी, अगर कौन सा एसोसिएट विद इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग इज अ सिंबल ऑफ। अगर किसी को लिखने में दिक्कत है तो उनमें से कौन सी समस्या से वो ग्रसित है, तो उसको बोलेंगे डिस्ग्राफिया। तो इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि अगर ग्राफिया आएगा, ग्राफ, तो ग्राफ के लिए राइट करते हैं ना, तो राइट के लिए ग्राफिया हो जाएगा। अब इसी वक्त सारे क्लियर करिएगा। डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता है ये एक मोटर डिसऑर्डर होता है, ठीक है, मोटर डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है बच्चे को बोलने, ठीक है, टंग और साउंड दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, ठीक है, टंग और साउंड में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। तो अगला है कैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, यानी कि मैथ्स का डिसऑर्डर हो जाएगा। अगली लास्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में रीडिंग डिसऑर्डर होता है, उसको पढ़ने में समस्या होती है। तो एक ही क्वेश्चन में आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए। इसका आंसर होना था डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन है अ टीचर हैज़ गिवन स्ट्रिप्स ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंस। यानी कि टीचर ने खूब सारे इनकम्प्लीट सेंटेंस दे दिए हैं। अब उनको कहा है कि आप अरेंज करो, दे हैव टू ज्वाइन ईच इनकम्प्लीट सेंटेंस विथ इट्स करेक्ट हाफ। यानी कि आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस को लाइन बाय लाइन आपको ज्वाइन करना है। तो इससे वो क्या सिखाना चाह रही है? तो ऑब्वियसली सिंटेक्स सिखाएगी, पहला ही आंसर हो गया सिंटेक्स। आप यहाँ समझिए सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स वो रूल होते हैं जिससे वो कोई सेंटेंस बनता है। जैसे हमको सिखाया जाता है कि अब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, या हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो एक सिंटेक्स होता है ना किसी भी सेंटेंस का। तो इससे वो सिंटेक्स सिखा रही है। पंक्चुएशन का मतलब होता है कि कॉमा और सेमी कॉलम वगैरह ये सब नहीं सिखा रही है उसको। टू इनेबल लर्नर्स टू इम्प्रूव देयर स्पीच भी नहीं सिखा रही है और लिखना भी नहीं सिखा रही है। यहाँ पे वो सिंटेक्स सिखाने की कोशिश कर रही है। अब अगला क्वेश्चन है कि अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू लिसन टू रिकॉर्डिंग टू गेट द ओवरऑल मीनिंग ऑफ पैसेज। यानी कि टीचर ने कहा कि आप रिकॉर्डिंग सुनिए ताकि आपको पैसेज की ओवरऑल मीनिंग मिल सके, यानी कि एक हिसाब से समरी मिल सके। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में समरी वर्ड होता तो आप तुरंत टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया है अगेंस्ट लर्निंग टास्क। इसका मतलब होता है कि देखिए इसका मतलब ही होता है सार। हिंदी में इसका मतलब होता है सार। तो सार का मतलब समरी, तो यहाँ वो समरी निकालने को तो कह रही है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। कुछ एक जो नए वर्ड आपको दिखेंगे उनको आपको याद कर लेना है एज इट इज़। यही तरीका है सीटेड निकालने का। अगला क्वेश्चन है कि एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द लिसनिंग टू अ टेक्स्ट। यानी कि पहले आपको टेक्स्ट को ये सुनना है, फिर टेकिंग नोट्स, फिर नोट्स करना है, फिर अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है, यानी कि रिकन्स्ट्रक्ट करना है टेक्स्ट को। तो इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? तो इस एक्टिविटी को बोलते हैं डिक्टो ग्लोस बोलते हैं, डिक्टो ग्लोस बोलते हैं। याद रखिएगा अब ये चीज़ याद रखने वाली है कि अगर टेक्स्ट को सुना, फिर आपने नोट किया, फिर रिकन्स्ट्रक्ट किया, इसको बोलेंगे डिक्टो ग्लोस। लेकिन अब इसी वक्त समझ लीजिए
डिसग्लोसिया क्या होता है, ठीक है, डिग्लोसिया क्या होता है, बहुत न्यू वर्ड्स हैं ये सब। डिग्लोसिया में क्या होता है कि आपको दो लैंग्वेज साइड बाय साइड सिखाई जाएगी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 एक साथ सिखाई जाएंगी। लैंग्वेज 1 जो होती है वो हाई वैरायटी की होती है। हाई वैरायटी का मतलब है इसका यूज़ आप लिटरेसी वगैरह में करेंगे, लिटरेचर में करेंगे, ठीक है। और लैंग्वेज 2 जो होगी उसका यूज़ आप फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ करेंगे, जैसे कि हम लोग करते हैं। हम लोग इंग्लिश का यूज़ लिटरेचर वगैरह राइटिंग में यूज़ कर लेते हैं, या फिर अदर वे में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एजुकेशन में कर लेते हैं। लेकिन उसी जगह लैंग्वेज 2 जो होगी, जो कि लो वैरायटी में आएगी, उसका यूज़ हम लोग फैमिली और फ्रेंड के साथ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिग्लोसिया में क्या होता है, दो लैंग्वेज साइड बाय साइड चलती है, और डिक्टोग्लॉस तो यहाँ दे ही रखा है। अब अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विथ द कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, यानी कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि जो इंसान होते हैं वो जन्म से ही लैंग्वेज सीखने की उनके अंदर क्षमता होती है। तो ऑब्वियसली अगर आपने पढ़ा है तो चॉम्स्की ने दिया था। चॉम्स्की ने क्या कहा था कि बच्चों के अंदर या इंसानों के अंदर लैंग्वेज एक्विशन डिवाइस होती है, एलएडी जिसको बोलते हैं, ये जन्म से ही होती है और 5 साल के बाद ये वीक होने लगती है। इसीलिए बच्चे 5 साल की उम्र तक किसी भी लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख लेते हैं। और वाइगोत्स्की ने क्या कहा था भाषा के लिए, वाइगोत्स्की ने कहा था कि लैंग्वेज बच्चे अपने आसपास के समाज से सीखते हैं, ठीक है। पियाजे ने क्या कहा था, पियाजे ने कहा था कि लैंग्वेज जो है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के द्वारा सीखी जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सोशियो लिंग्विस्ट। देखिए अब सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्या होते हैं, ये इसमें जो लैंग्वेज होता है, यानी कि लिंग्विस्टिक और सोशल साइंटिस्ट दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इन लोगों का ये मानना होता है कि लैंग्वेज डायनेमिक है, ठीक है, डायनेमिक है, ये चेंज होती रहती है, स्टैटिक। तो अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक और द पॉलिटिकल फैक्टर एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द लैंग्वेज चेंज। बिल्कुल इनका ये मानना होता है कि ये लैंग्वेज चेंज होने में ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ये तो पहला सही हो गया। अगला कह रहा है द स्टडी ऑफ एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स सर्टेन स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी, इसमें भी इसका अध्ययन किया जाता है कि कैसे लोगों के एटीट्यूड किसी भी स्पीच के कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रति अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये सोशल लिंग्विस्टिक इन सब का भी अध्ययन करते हैं। अगला है द स्टडी ऑफ साउंड इन स्पोकन लैंग्वेज। बिल्कुल नहीं, जो सोशल लिंग्विस्टिक्स होते हैं उसमें साउंड का अध्ययन नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये हो गया गलत। अब अगला है द जनरल परसेप्शन ऑफ अ डायलेक्ट विद इन अ सोसाइटी। और बिल्कुल इनका ये भी मानना होता है कि सोसाइटी में द्वंद्व भी होता है, ठीक है। द्वंद्व होता है कि किसी कोई जनरल परसेप्शन है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर द्वंद्व भी रहता है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही हो गया, बचा क्या तीसरा। तो यहाँ पे पूछा था कौन सा नहीं है, तो तीसरा वाला नहीं हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न का कि ऑल चिल्ड्रन हु इंटर स्कूल आर हाईली कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूज़र, यानी कि बिल्कुल अगर कोई भी बच्चा अगर स्कूल में आता है तो उसको पहले से लैंग्वेज की समझ होती है। ये मतलब अगर 4-5 साल की उम्र में आता है तो उनको लैंग्वेज पता होता है ना कि वो अपनी अपनी लैंग्वेज में इतना तो उनको आ ही गया होता है। तो ये पहला वाला तो सही हो गया। नेक्स्ट है ड्यू टू द लैंग्वेज एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी दे आर अनेबल टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि भाषा और कल्चर की विविधता के कारण, संस्कृति की विविधता के कारण वो अपनी क्षमताओं को और ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी सही है। अब इसके एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कोई हिंदी स्पीकिंग बच्चा है तो वो हिंदी में किसी टॉपिक को बोलेगा, लेकिन उसी जगह उसी क्लास में अगर इंग्लिश स्पीकिंग बच्चा बैठा हुआ है जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो हिंदी वाले को नहीं समझ पाएगा। इससे वो अपनी एबिलिटीज़ को और ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो ये ए और बी तो असर्शन और रीज़न दोनों सही हो गया, लेकिन क्या रीज़न इसका एक्सप्लेनेशन है? नहीं। यहाँ पे तो कहा गया था कि बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनको पहले से लैंग्वेज की नॉलेज होती है, तो ये इसका रीज़न थोड़ी ना हुआ कि नहीं वाला केस बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर। ए एंड आर आर द ट्रू, बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ हमको बताना है कि कौन सी ये 4 सिचुएशन दे रखी है, हमको बताना है कि हम किस में एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे, किस में फ्लुएंसी पे करेंगे। तो उससे पहले समझिएगा एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। एक्यूरेसी का मतलब है यहाँ इंग्लिश के टर्म में कि आपका जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, सिंटेक्स उसका सही होना चाहिए। फ्लुएंसी का मतलब है कि आप ईजिली कम्युनिकेट कर पाएँ। तो देखते हैं, पहला है फिलिंग इन एन इमिग्रेशन फॉर्म। इमिग्रेशन फॉर्म, अगर फॉर्म भरेंगे तो हम एक्यूरेसी पे फोकस
फोकस करेंगे ना। फिर अगला है गिविंग अ प्रेजेंटेशन एंड द बिजनेस मीटिंग। बिल्कुल, जब बिजनेस मीटिंग करेंगे तो उस टाइम पे भी हम एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे कि हम सही बोलें। ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आप यूज़ करेंगे उसमें आप सिंटेक्स सही हो, ग्रामेटिकली वो सही हो। नेक्स्ट है कॉलिंग आउट फॉर द हेल्प इन एन इमरजेंसी। आप इमरजेंसी में हैं तो आप खुद सोचिए, आप इमरजेंसी में तो आप ये थोड़ी सोचेंगे कि अरे यार मैं लैंग्वेज सही तो बोल रहा हूँ या मैं सेंटेंस सही तो बोल रहा हूँ, ये तो नहीं देखते ना। हम फ्लुएंसी देखते हैं कि वो ईजिली हम स्पीक कर सकें, और फ्रेंड से बात करते हैं तो ऑब्वियसली फ्लुएंसी देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ, सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल। सबसे अच्छी टीचिंग लैंग्वेज स्किल में क्या आ जाएंगे, वही लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। इनको सिखाने के लिए कौन सी स्किल्स बहुत अच्छी एक्टिविटी अच्छी है। रिसाइटिंग पोएम खत्म हो गया, ये गलती हो गया। रिसाइटिंग पोएम का मतलब होता है कि पोएम को रटाना या बार बार दोहराना, गलत हो गया। रोल प्ले बेस्ट आंसर होता है। रोल प्ले क्यों, क्योंकि बच्चा किसी कैरेक्टर को प्ले करेगा तो वो सुनेगा भी और बोलेगा भी, तो ये देखिए स्किल्स यहाँ पे डेवलप होंगी ना। तो अगला है ऑर्गेनाइजिंग डिबेट कंपटीशन। डिबेट कंपटीशन में वो केवल स्पीक करेगा, ये और भी वो भी प्राइमरी लेवल पे ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, इस लेवल पे। तो इसका बेस्ट अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा रोल प्ले ऑफ ड्रामा इन क्लास। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग लिखने के लिए कौन सा अच्छा प्रैक्टिस है। तो फॉर्मल राइटिंग से वो क्रिएटिव बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी। फॉर्मल जिसको बोलते हैं औपचारिक, ठीक है, वो पहली बात तो प्राइमरी लेवल पे फॉर्मल हमको सिखाना ही नहीं है। अगला है रिपोर्ट राइटिंग से भी वो क्रिएटिव नहीं लिख पाएगा, ऐसे से भी नहीं लिख पाएगा। नॉन फॉर्मल जब राइटिंग होगी, नॉन फॉर्मल का मतलब है अनौपचारिक, वो अपने आसपास अपने फ्रेंड को मान लीजिए लेटर लिख रहा है या फिर अपने फादर को लिख रहा है, तो उस टाइम पे उसके अंदर क्रिएटिविटी आने की, या फिर अपने भी जो डेली डायरी होता है वो नॉन फॉर्मल में आता है ना राइटिंग, तो उसमें डेली डायरी जो हम लोग या जर्नल जो लिखते हैं तो उससे उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होगी, क्रिएटिव राइटिंग स्किल डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 22 लैंग्वेज आप चाहे तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये इस टाइप में, या फिर जो मैं लैंग्वेज बताऊँगी उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि एक है के, ट्रिक है इसकी KMN, यानी कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अब आपको लगेगा नेपाली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो हाँ है, मेरी शिफ्ट में आया था और काफ़ी बच्चों ने, मेरे कई सारे फ्रेंड ने ये गलत कर दिया था कि उनको ये लगा था नेपाली हमारी कैसे हो सकती है, लेकिन नेपाली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, लैंग्वेज KMN। और अगला है DBMS, यानी कि डोंगरी, बोडो, मैथाली और सांथली, ठीक है। तो इस तरीके से बोडो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज इज रिकमेंडेड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 फॉर द इंस्ट्रक्शन मीडियम, यानी कि हमको इंस्ट्रक्शन निर्देश देने के लिए कौन से लैंग्वेज का यूज़ करना है प्राइमरी लेवल पे। तो ऑब्वियसली हमको हमेशा प्रमोट करना है क्योंकि बच्चे मातृभाषा में ही जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर टीचिंग ग्रामर इज। ग्रामर सिखाने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट होता है। देखिए ग्रामर सिखाने के लिए इंडक्टिव मेथड बेस्ट होता है, लेकिन अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है विदाउट यूजिंग मदर लैंग्वेज। लाइक अगर हम लोग हिंदी में बात करते हैं, अगर हम लोग को फॉरेन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश सिखानी है, तो इंग्लिश सिखाने के लिए हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश ही पढ़ाई जाएगी, उसमें हिंदी का यूज़ नहीं किया जाएगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। लेक्चर मेथड का यूज़ बहुत कॉमनली हाई क्लासेस में होता है, मतलब छोटे लेवल पे नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रिंसिपल्स को या फैक्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन मेथड से क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत डेवलप होती है, इसमें लर्नर क्या होता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर इन कंटेक्स्ट मीन, कि संदर्भ में ग्रामर का क्या मतलब होता है। तो देखिए ग्रामर में एक्यूरेसी और सिंटेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, रूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसका आंसर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लर्निंग थ्रू ड्रिल्स, एक गलत हो गया। देखिए ड्रिल्स जहाँ पे भी आएगा या रिपीटिशन आएगा वो तो गलत आंसर माना जाता है। लर्निंग ग्रामर एज ए कंटेंट की तरह आप याद कर लो, ये भी गलत होता है। अब यहाँ पे इन दोनों में देखिएगा मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू नॉर्म्स, क्योंकि
कॉन्टेक्स्ट में है तो हम पहले अर्थ से नॉर्म्स की तरफ यानी कि रूल्स की तरफ जाएंगे। तो यही आंसर आपका बेस्ट हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारी लास्ट क्वेश्चन था इस शिफ्ट का, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट शिफ्ट रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लर्नर सेंटर्ड क्लास कौन सी होती है। तो देखिए, एक अ लर्नर सेंटर्ड क्लास बोला जाए या चाइल्ड सेंटर्ड क्लास बोला जाए, तो ये इस क्लास में जिसको भी सीखना है उसकी प्रायर नॉलेज यानी कि उसके पास जो पहले से नॉलेज है, उसके अलावा उसके पास जो पहले से अनुभव है, उसका यूज़ करके हमको सिखाना होता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंक्लूजन इन लैंग्वेज एजुकेशन। इंक्लूजन को बोलते हैं हिंदी में समावेश। तो समावेश का मतलब क्या होता है, तो अगर आप चाहें तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट बताती हूँ उसका, कि इसका मतलब होता है इट इन्वॉल्व अ ट्रांसफॉर्म्ड व्यू ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इनकॉपरेटिंग अ सोशल इंटरेक्टिव पर्सपेक्टिव। यानी कि समझिए, समावेशन का मतलब होता है कि सामाजिक और इंटरेक्टिव जो पर्सपेक्टिव होते हैं सबका समावेश करना। अगर आपने CDP पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो फिजिकली जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं या फिर जो अलग अलग जातियों से आते हैं उनका इंक्लूजन करना। ठीक है, को जाति धर्म उनको ध्यान ना करके सबको टीचिंग के लिए या उनको सिखाने के लिए मौका देना, ये इंक्लूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्शन इन लैंग्वेज टीचिंग एजुकेशन। जो रिफ्लेक्शन होता है लैंग्वेज टीचिंग टीचर के लिए, उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ से पहला है कि मीन्स कॉन्शियस एंड एक्सपेरिमेंशियली इन्फॉर्म्ड थॉट। देखिए, अब पहली बात तो प्राइमरी लेवल पे ये चीज़ें वर्ड नहीं यूज़ मतलब अच्छा नहीं माना जाएगा। कॉन्शियस होना या फिर एक्सपेरिमेंटली वो इन्फॉर्म थॉट होना, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी इस लेवल पे। नेक्स्ट है इंक्लूड एस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये अच्छा वर्ड, जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखा करे उसको अच्छा माना जाता है कि इंक्लूड एस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडिंग टू न्यू इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा आंसर है कि अगर समस्या समाधान कौशलों का विकास करना या फिर जो इवैल्यूएशन आकलन के लिए कई सारे एस्पेक्ट को लेना। ठीक है, आकलन करने के लिए कि कितना बच्चों ने सीखा, ये हमको देखना होता है। यहाँ पे दिख रहा है रोट लर्निंग, यहाँ से हो गया ये गलत। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ अंडरस्टैंडिंग हाउ रूटीन डिसीजन मेकिंग। रूटीन डिसीजन मेकिंग भी गलत हो गया, तो सेकेंड वाला बेस्ट आंसर है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोएब यूज्ड अ रीडिंग पैसेज टू टीच पास परफेक्ट टेंस। यानी कि वो पास परफेक्ट टेंस को सिखाना चाहते हैं, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया। अब यहाँ बताया गया कि स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट डूइंग वेल। स्टूडेंट प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ में वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि फिट नहीं होता है, यानी कि अच्छा नहीं है। तो देखिए, पहला है कम्युनिकेट बेटर विथ स्टूडेंट एंड हेल्प देम प्रैक्टिस देम। अगर कोई बच्चा नहीं सीख रहा है या बच्चे कोई टॉपिक नहीं समझ रहे हैं तो हमको कम्युनिकेट करना, उनसे बातें करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट है मोटिवेट स्टूडेंट एंड मोटिवेट करना, तो अच्छा हो गया। ये सारे अच्छे आंसर हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग टू क्लास। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग क्लास में लाइए एंड आस्क देम टू लिसन टू इट रिपीटेडली, और हमको कहना है कि आप इसको बार बार सुनो। तो रिपीटेडली वर्ड हो गया, यहाँ हो गया खत्म। ठीक है, गलत, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे तो कहीं ना कहीं वो रोट लर्निंग हो गया ना, रटाना हो गया, जो कि NCF के खिलाफ है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय कोरल ड्रिल्स। कोरल ड्रिल्स का मतलब भी होता है रिपीटिशन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई पर्टिकुलर सेंटेंस का हम लोग यूज़ सिखाते हैं, उसके बाद उसको आम भाषा में, मतलब अगर बातचीत करने टाइम में ये फ्रेजेस वगैरह होते हैं ना, उनको हम यूज़ करना बताते हैं या ग्रामर के टाइम में यूज़ करना बताते हैं। तो यहाँ पे अगर सबसे खराब आंसर देखा जाएगा जो फिट नहीं कर रहा, वो थर्ड वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन। यानी कि जो टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन होते हैं उनके लिए कौन सा इसमें से गलत है। तो पहला है टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन हेल्प यू फोकस ऑन ऑल द यूजेस ऑफ ग्रामर पॉइंट। अच्छा है, देखिए, जो ग्रामर लेसन्स होते हैं टेक्स्ट वाले, वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं सारे ग्रामर के यूजेस पे। तो ये सही आंसर है। टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन फॉलो अ गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच एंड वेयर स्टूडेंट फाइंड आउट अबाउट द लैंग्वेज देमसेल्फ। देखिए, अब यहाँ पे जो ये लेसन्स होते हैं ये गाइडेड, यानी कि उनको गाइड भी करते हैं, उस अप्रोच पे भी काम करते हैं। उसके अलावा कि स्टूडेंट खुद से भी उस लैंग्वेज के यूजेस को फाइंड आउट करने लगता है, तो ये भी अच्छा आंसर है। वाइल प्लानिंग टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन टीचर शुड क्रिएट टेक्स्ट ऑफ देयर ओन। जब वो
टीचर इन लेसन्स को बनाए या प्लान करे तो उस टाइम पे टीचर्स को खुद से भी कुछ टेक्स्ट को इंक्लूड करना है उनके खुद के, ठीक है, ये भी अच्छा है। लेकिन लास्ट है, दीज लेसन इन्वॉल्व एक्सप्लिसिट ग्रामर टीचिंग एंड डिस्क्राइब द रूल्स फॉर लर्नर्स। अब देखिए, जो टेक्स्ट पे ग्रामर लेसन होते हैं यहाँ बच्चों को सिखाना होगा, तो हम एक्सप्लिसिट नहीं करें। एक्सप्लिसिट ग्रामर का मतलब होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता देनी है, उनको रूल रटा देना है, तो ये हो जाएगा फोर्थ वाला गलत, और हमसे गलत ही पूछा था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन। अब देखिए, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको याद करने वाले होते हैं। मैं अपने टाइम में यही करती थी कि मैं उसको एकदम रट ही लेती थी। तो यहाँ देखिए, लैंग्वेज एजुकेशन में कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ एलिमिनेट भी आप कर सकते थे। देखिए, हाइपोथेसिस तो होता है, क्योंकि अगर आपने स्टीफन क्रैशन पढ़ा है तो स्टीफन क्रैशन में वो इनपुट हाइपोथेसिस बोलते हैं ना, तो यहाँ से तो ये होता है। कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट, इनपुट तो अभी मैंने बोला कि इनपुट दिया जाता है, तो ये कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट भी होता है। लास्ट है पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट जो थ्योरी होती है, तो वो इसका मतलब है पॉजिटिव पुनर्बलन, जिनको बढ़ावा देना, ये भी दिया जाता है। लेकिन ब्रेन लेसन एंड कंट्रोल, ये ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपका यहाँ पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकॉग्नाइज। एनईपी अगर आपने पढ़ा तो आपको पता होगा, एनईपी कहता है कि हमको बहुभाषावाद पे बढ़ावा देना है, कि बच्चे पहली बात तो मदर टंग का यूज़ करें, उसके अलावा बहुभाषावाद। तो यही पहला आंसर हो गया, मल्टी लिंग्विज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज एज ए एसेंशियल फॉर लर्निंग इन स्कूल, कि उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान कराया जाए स्कूल्स में। और अदरवाइज आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, यहाँ दे रखा है और द लैंग्वेज लर्निंग नीड्स टू बी इन मदर टंग ओनली। मदर टंग में होनी चाहिए, लेकिन ओनली वर्ड गलत हो गया, ठीक है। इंग्लिश एज अ मीडियम, इंग्लिश को ही माध्यम बनाया जाए, तो ये गलत हो गया। चिल्ड्रन शुड लर्न मैनी लैंग्वेज एज पर देयर चॉइस, चिल्ड्रन को बहुत सारी लैंग्वेज सीखनी चाहिए अपनी अपनी चॉइस से, ये गलत हो गया, क्योंकि एनईपी में मल्टी लिंग्विज्म को उन्होंने बढ़ावा देने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनली, मोर एवर, इन एडिशन एंड बिसाइड, ये जो वर्ड्स होते हैं ये कैसे वर्ड बोले जाते हैं, तो देखिए इसको बोलते हैं कोहेसिव डिवाइस वर्ड। कोहेसिव डिवाइस वर्ड बोलते हैं, तो वोकैबुलरी क्या होती है, तो वोकैबुलरी जो वोकैब वाले जो नए नए वर्ड्स नहीं आते हैं, जैसे नाउन्स हो सकते हैं, या फिर वो मतलब डिफरेंट टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो आप देख के समझ जाएंगे। ये जो कोहेसिव डिवाइस होते हैं, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं या उनमें रिलेशन बैठाने का काम करते हैं, इनको बोलते हैं कोहेसिव डिवाइस। ग्रामर एरियाज, ये तो ग्रामेटिकल वर्ड होते हैं, जैसे इज, एम, आर वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू वी नो एग्जैक्टली वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस, क्या हमको पता है कि कहाँ पे एग्जैक्टली एक्शन हुआ है। तो ये क्वेश्चन करके अगर टीचर एक क्वेश्चन करता है तो उससे वो क्या चेक करना चाह रहा है, फैक्चुअल रीडिंग की, मतलब क्या उसने रीडिंग सही की है या नहीं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ये नहीं चेक कर रहा है वो। नेक्स्ट है चेकिंग वोकैबुलरी भी नहीं चेक कर रहा है। इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा है, ये भी नहीं चाह रहा है। देखिए, हमको लगेगा एक पल के लिए कि यहाँ से टीचर इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा है, लेकिन नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं चाह रहा, वो चेक करना चाह रहा है कि चेकिंग इन्फ्लुएंशियल रीडिंग का मतलब है कि पढ़ते टाइम आपको कितना समझ में आया है, कंक्लूजन पे पहुंचा है बच्चा या नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पे आंसर हो गया फोर्थ वाला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। प्रीवियस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, कि सीखने के लिए जो आकलन होता है उसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, हमेशा बेस्ट आंसर यही होता है कि वीकली असाइनमेंट लें, ठीक है। एनुअल एग्जामिनेशन अच्छा आंसर नहीं माना जाता, मिड टर्म टेस्ट भी नहीं होगा, पोर्टफोलियो अच्छा हो सकता था, लेकिन जब आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग तो यहाँ वीकली होगा, या फिर इसकी जगह आ जाएगा FA, तो वो भी आप टिक कर सकते थे। फॉर्मेटिव असेसमेंट पे के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है। देखिए, अब ये याद करने वाला है क्योंकि नया क्वेश्चन आया था इस बार। तो ब्लेंडेड लर्निंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग एज वेल एज वेब बेस्ड ऑनलाइन अप्रोच, यानी कि जो हम ट्रेडिशनली बुक के द्वारा जो पढ़ते हैं उसके अलावा जो वेब बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर या फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, इन्हीं के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज अवेयरनेस में क्या चीज़ें होती हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। लैंग्वेज अवेयरनेस इज अ डिसएडवांटेज, यही गलत हो गया। इज नोइंग द ग्रामर ऑफ, केवल लैंग्वेज में क्या हम ग्रामर सीखते हैं, तो हो गया। इज अ प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट, केवल कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, ये भी गलत हो गया। लैंग्वेज अवेयरनेस हैज़ कॉग्निटिव एडवांटेज, कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक एडवांटेज होते हैं, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। अदरवाइज आप देख सकते थे पॉजिटिव वर्ड हमको यही लग रहा था, इसीलिए पहला आंसर सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए स्टीफन क्रैशन का ये क्वेश्चन है कि उन्होंने जो थ्योरी दी थी कि जो टीचिंग अप्रोचेस होते हैं उसमें इनपुट हाइपोथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई शिफ्ट में रिपीट हुए हैं कि इनपुट हाइपोथेसिस प्रपोजेस दैट लिंग्विस्टिक इनपुट दैट इज द करेंट स्टेज ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज आइडियल फॉर मैक्सिमाइजिंग लर्निंग आउटकम। यानी कि जो इनपुट दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, करेंट एज से कैसे दिया जाना चाहिए, एक आगे का या एक पीछे का या पैरेलली उसके उस लेवल का ही दिया जाना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए जो इनपुट दिया जाता है वो हमेशा i+1, ये याद रखिएगा, ठीक है। i+1 का मतलब होता है कि जो भी करंट स्टेज है बच्चे की उससे हमको एक आगे का एक इनपुट देना है, इसी को बोलते हैं इनपुट हाइपोथेसिस, यानी कि 1 स्टेप बियॉन्ड। आंसर हो गया सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म इज। तो यहाँ पे जो मदर टंग होती है यानी कि मातृभाषा होती है उसमें उस पे बेस्ड बहुभाषावाद क्या होता है। तो देखिए अगर पहली बात तो एनईपी भी यही कहता है कि बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, ऊपर से एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों को जो शिक्षा शुरू होनी चाहिए वो उनकी मातृभाषा में शिक्षा शुरू होनी चाहिए, यानी कि आम भाषा में। यहाँ थर्ड वाला पॉइंट वही हो गया कि एवरी लर्नर बिगिन हर स्कूलिंग इन हर मदर टंग होम लैंग्वेज, ठीक है, जो उनकी घर की भाषा है, एंड मूव ऑन टू ऐड मैनी मोर लैंग्वेज इन स्कूल। फिर धीरे धीरे हमको कई सारी लैंग्वेज को सिखाना है। तो आंसर हो गया इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कहता है आई वॉन्ट ऑल स्टूडेंट लेटर ए टू स्टैंड हियर, मतलब टीचर कहता है कि मैं चाहता हूँ ए लेटर वाले सारे बच्चे खड़े हो जाएं, फिर बी लेटर वाले सारे खड़े हो जाएं, तो बच्चे शांत रहते हैं, स्टूडेंट सारे शांत रहते हैं। एक स्टूडेंट कहता है यस, ठीक है, स्टूडेंट आर रिलक्टेंट टू आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज नॉट फिट, यानी कि अगर जो स्टूडेंट आंसर नहीं दिए हैं उसके लिए कौन सा रीज़न नहीं सही है, ठीक है। तो स्टूडेंट लैक कॉन्फिडेंस, बिल्कुल हो सकता है कि वो उनके मतलब उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस ना हो, से हेजिटेट नहीं करते हैं बच्चे, तो हो सकता है ये हो, तो ये तो सही है हुआ। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि हो सकता है स्टूडेंट ने निर्देश ना समझे हों। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रिफर नॉट टू टॉक, स्टूडेंट बात ही नहीं करना चाहते, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना कि स्टूडेंट बात नहीं करना चाहते, ऐसा थोड़ी ना होगा। सारे स्टूडेंट अगर मान लीजिए एक नहीं बात करना चाहता तो सारे थोड़ी ना करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट नीड मोर इलोबरेट इंस्ट्रक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द टीचर, तो ये भी सही है कि हो सकता है कि उनको निर्देश समझ में ना आए हों और वो चाहते हैं कि थोड़ा सा मतलब उनको विस्तार में बताया जाए कि वो टीचर चाहता क्या है। तो अगर होता कि इनमें से कौन सा अच्छा है, तो मेरे हिसाब से तो फोर्थ वाला बेस्ट आंसर है, लेकिन इन्होंने पूछा है कौन सा फिट नहीं हो रहा है, तो हम बताएंगे कि स्टूडेंट प्रिफर नॉट टू टॉक, यानी कि थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लैंग्वेज एक्वायर्ड फ्रॉम द बर्थ बाई चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर इज नोन एज, जो बच्चे की फैमिली मेम्बर के द्वारा जो पहली लैंग्वेज होती है, यानी कि जो लैंग्वेज सीखता है उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। जो बच्चे स्टार्टिंग में सीखते हैं उसको फर्स्ट लैंग्वेज बोला जाता है। सेकेंड लैंग्वेज फिर एड ऑन होती रहती है उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, या फिर जहाँ पे भी वो स्कूल पढ़ने जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी। ए स्टेटमेंट कहता है वॉल्यूम इज नॉट जस्ट व्हाट यू से, इट इज़ हाउ यू से, यानी कि वॉल्यूम केवल वो नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि ये भी है कि कैसे आप कहते हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है कि वॉल्यूम का मतलब ये नहीं है कि आपने क्या कहा, बल्कि कैसे कहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटोनेशन क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा। इंटोनेशन ये एक बार और शिफ्ट में आया हुआ है। इंटोनेशन मीन्स वाइब्रेशन ऑफ वॉइसेस और स्पीच, यानी कि जो वॉइस या स्पीच की जो वाइब्रेशन होती है उसको इंटोनेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया थर्ड वाला, यानी कि ए एंड बी बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास यूज लिमिटेड वोकेबलरी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू इन्हांस देयर वोकेबलरी, यानी कि अगर कोई बच्चा केवल लिमिटेड वोकैब का यूज़ करता है तो आप उसकी वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे। तो पहला है कि आस्क स्टूडेंट टू मेक अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ यूजेबल वर्ड, यानी कि आप उनसे लिस्ट बनाने को कहेंगे, गलत, ठीक। क्योंकि ऐसी वर्ड्स आप देखिए करिए कि जब वो हो जाएगा ना कि रटाने वाला केस हो जाएगा कि लिस्ट बनाओ या लिखो, ऐसा वाला। आस्क स्टूडेंट टू रीड मोर बुक, बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने को कहो, और राइट डाउन द वर्ड फ्रॉम देम, ये भी गलत हो गया, उनसे लिखने को फिर कह दिया गया और पढ़ने को कहा गया। लेकिन देखिए बेस्ट होता है कि बच्चों को हम एक्टिविटी कराएं, जितना हम उनको इंगेज रखें मतलब अच्छी चीज़ों में, एक्टिविटी के थ्रू उनको नई नए वोकैब सिखाएं। नेक्स्ट है आस्क स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट अलाउड ट्वाइस एंड थ्राइस इन अ डे, यानी कि 2 से 3 बार टेक्स्ट को पढ़ो, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है आस्क स्टूडेंट टू कम्युनिकेट इन ग्रुप, हम उनसे कहें कि ग्रुप में आप कम्युनिकेट करिए, बातचीत करिए। एंड अलाउड देम टू रिप्लेस यूज्ड वर्ड विथ न्यू सुटेबल वर्ड, और कोशिश करिए कि
आप उन वर्ड को रिप्लेस करें नए वर्ड से जो उनसे उसकी सेम मीनिंग रखते हो। तो फोर्थ वाला आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर द लैंग्वेज इज एक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ इननेट ग्रामेटिकल नॉलेज। अगर आपने चॉम्स्की पढ़ा है तो चॉम्स्की ने क्या कहा था, ये पहली बात तो बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता, इननेट का मतलब हो गया मतलब जन्मजात क्षमता होती है और वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रामर नॉलेज उनके पास रहती है। क्योंकि हमारे माइंड में क्या पाया जाता है, एलएडी पाया जाता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, जो कि इन्होंने कहा था कि 5 साल तक क्या रहता है कि 5 साल तक बहुत एक्टिव रहता है। इसीलिए 5 साल तक के बच्चे किसी भी लैंग्वेज को आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको सीख लेते हैं। तो ये किसकी थ्योरी है, नॉम चॉम्स्की की है। जो क्वेश्चन से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का याद रखिएगा। क्वेश्चन ने कहा था कि जो अप्रोचेस दिए थे, अप्रोचेस में इनका एक इनपुट हाइपोथेसिस है जिसमें I+1 दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वाइगोत्स्की कहते हैं कि समाज से बच्चा सीख लेता है भाषा को, और पियाजे कहते हैं अकोमोडेशन और एसिमिलेशन से लैंग्वेज सीखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ चिल्ड्रन टॉक either to themselves or for the pleasure of associating anyone who happen to be these with the activity of movement he she is involved in। देखिए अब यहाँ पे अगर वाइगोत्स्की पढ़ा, वाइगोत्स्की ने 3 स्पीचेस दी थी, ठीक है, सोशल, प्राइवेट और लास्ट हो गया साइलेंट, ठीक है। साइलेंट का मतलब होता है इनर भी इसको कहीं कहीं बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि देखिए सोशल का मतलब है कि जब आसपास से वो बच्चा बात करता है। प्राइवेट का मतलब है कि इस एज पे वो खुद से बातें करने लगता है, लेकिन खुद से करेगा, लाउड करेगा। और साइलेंट वो स्पीच होती है जब वो अंदर ही अंदर बात कर लेता है, जो कि बड़े लेवल पे होता है। तो यहाँ पूछा गया कि वो खुद से बात करता है, टॉक ईदर टू देमसेल्फ, या तो आपस में बात कर रहा है, और द प्लेजर ऑफ एसोसिएटिंग एनीवन हु हैपेंस टू बी डील्स विद द एक्टिविटी ऑफ मूवमेंट, जो उस टाइम मौजूद है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्यों हुआ, क्योंकि वो खुद से यहाँ बात कर रहे थे, ठीक है, चिल्ड्रन खुद से कर रहे थे, इसीलिए प्राइवेट हो गया। ईगो सेंट्रिक पियाजे में आता है, तो ये तो गलती हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज लिंक्ड विथ थिंकिंग प्रोसेस। बिल्कुल लैंग्वेज लिंक होता है थिंकिंग प्रोसेस से, क्योंकि आप सोचते हो फिर तब आप बोलेंगे ना, तब आप भाषा का यूज़ करेंगे। तो पहला तो सही हो गया। नेक्स्ट है, लैंग्वेज हेल्प टू स्ट्रक्चर डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मैंने बताया था, डिस्कोर्स का मतलब होता है कि विवरण देना, किसी बात पे चर्चा करना, ठीक है, या फिर उसकी प्रैक्टिस डिस्कोर्स फंक्शन। डिस्कोर्स में कई टाइप के डिस्कोर्स होते हैं, नरेशन, डिस्क्रिप्शन, ऑगमेंटेशन, आर्ग्यूमेंटेशन। तो इस टाइप के डिस्कोर्स, ये दोनों चीज़ें ट्रू हो गई कि लैंग्वेज हेल्प करता है डिस्कोर्स को स्ट्रक्चर करने में। तो A and B आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज डेवलप्ड अमंग चिल्ड्रन वंस दे इंटरेक्ट। अब यहाँ से समझिए में डेवलप होगी जब वो इंटरेक्ट करेंगे विथ अदर, जब दूसरे से बातचीत करेंगे, ठीक है। खुद से करेंगे इससे नहीं होगा, साइलेंट रहने से नहीं होगा, या फिजिकल ऑब्जेक्ट से बातचीत करने पे नहीं होगा। फिजिकल ऑब्जेक्ट से कैसे इंटरेक्ट करने पे हो जाएगा लैंग्वेज डेवलप। तो इसका आंसर हो गया कि जब वो दूसरों से बातचीत करते हैं तब उनकी लैंग्वेज डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़, मतलब कौन सा इसमें से ऑप्शन ट्रू नहीं है नोम चॉम्स्की के लिए। तो नोम चॉम्स्की थ्योरी अभी मैंने ऊपर भी बताया। तो नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं, डीप स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। बिल्कुल इन्होंने जो इनकी लैंग्वेज एक्वेशन थ्योरी है, पहली बात उन्होंने कहा था एलएडी मौजूद होता है, बच्चों के अंदर इननेट क्षमता होती है लैंग्वेज सीखने की, जन्मजात क्षमता होती है। फिर इन्होंने डीप स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज बताया है, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर बताया है, ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं, और एलएडी जो मैंने बोला लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस, इन तीनों के बारे में उन्होंने बात की है। लेकिन प्राइम रोल ऑफ चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात नहीं की है, तो ये हमसे नहीं पूछा था, यही हो गया। अदरवाइज आप यहाँ पे एलिमिनेट भी कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने कहा था कि बच्चा समाज से, यानी कि आसपास के वातावरण से, इन्वॉल्वमेंट से सीखता है भाषा को। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको सारे पता हो, अगर आपको 1-2 भी पता है तभी भी आपका हो जाएगा, लेकिन बचे हुए 2 को आपको याद करना है। इनपुट हाइपोथेसिस, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि इनपुट हाइपोथेसिस किसका है, ये हो गया स्टीफन क्रैशन का, यानी कि A का C। अब यहाँ से हम मैच कर सकते थे, सेकेंड या फोर्थ होना था। फिर है, हमको पता है नॉम चॉम्स्की का, नॉम चॉम्स्की में लैंग्वेज और माइंड आ जाता है, तो D का D हो गया, तो ये वाला आंसर हो गया। लेकिन आपको अदर 2 को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ से जो 2 बचे हुए हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स किसने कहा था, जेम्स एसर ने कहा था, और टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग किसने कहा था, प्रभु ने कहा था। तो देखिए ये पॉइंट जरूर तैयार कर लीजिएगा, इस बार हो सकता है चांसेस हैं इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पियाजे। पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए, पियाजे ने कहा था कि पहले विचार आते हैं, यानी कि थॉट पहले आते हैं, फिर लैंग्वेज आती है, तो पहला हो गया। लेकिन अब वाइगॉत्स्की ने क्या कहा था कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, तो ये किसने कहा था? वाइगॉत्स्की ने कहा था। तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से हो सकता है वाइगॉत्स्की का स्टेटमेंट भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ टीचर इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू फॉलो दिस स्टेप ड्यूरिंग द रीडिंग आर्टिकल, कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करने को कह रहा है। पहले कह रहा है कि फाइंड और राइट अ टॉपिक सेंटेंस फॉर ईच पैराग्राफ और सेक्शन, आइडेंटिफाई बिग आइडियाज दैट कवर सेवरल स्पेसिफिक पॉइंट, यानी कि हमको उस पैराग्राफ से, उस टॉपिक से हमको केवल स्पेसिफिक पॉइंट को लिखना है। फाइंड सम सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईच बिग आइडियाज एंड डिलीट एनी रिडक्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये कोई भी अननेसेसरी डिटेल है उसको डिलीट कर देना। तो उसको क्या कहते हैं? इसको समरी तो कहते हैं ना। ये तो हमको भी पता है कि समरी में क्या होता है, केवल मेन पॉइंट्स उसमें इंक्लूड होते हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ टीचर इज यूजिंग इंटेंसिव ओरल इंट्रैक्शन इन टारगेट लैंग्वेज एज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग लैंग्वेज, यानी कि जो भी फॉरेन लैंग्वेज सिखानी है उसके लिए हम डायरेक्टली मुंह से वो चीज़ बोली जा रही है, ठीक है, डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में बोला जाता है। इसको बोलते हैं नेचुरल मेथड या डायरेक्ट मेथड भी इसको बोला जाता है, कि जिस लैंग्वेज को सिखाना है उसी में ही बात की जा रही है, कोई भी सेकेंड लैंग्वेज का यूज़ ना किया जाना बोला जाता है नेचुरल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑड वन अबाउट द इंट्रैक्शनल मॉडल ऑफ लैंग्वेज, इंट्रैक्शनल मॉडल ऑफ लैंग्वेज में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, जो इंट्रैक्शनल मॉडल ऑफ लैंग्वेज होती है उसमें क्या होता है कि मतलब इंट्रैक्शन किया जाता है कि डिफरेंट, या तो आप किसी ग्रुप में हैं तो कई सारे लोगों से इंट्रैक्शन करते हैं, आसपास लोगों से इंट्रैक्शन करते हैं। तो देखिए, पहले में भी यही दिख रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशन। नेक्स्ट में दिख रहा है सोशल ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स। थर्ड में दिख रहा है रिसीविंग ऑथेंटिक मैसेज, यानी कि ये एक तरीका होता है कि आप कन्वे कर सकें और रिसीव कर सकें मैसेजेस को। तो बिल्कुल इंट्रैक्शन में ये तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन फोर्थ वाली चीज़ नहीं होती है, लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ इंटर रिलेटेडनेस ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। इसमें केवल ग्रामर और वोकेबलरी पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो आंसर हो गया इसका फोर्थ, क्योंकि इन्होंने ऑड पूछा था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी वांट्स टू प्रेजेंट कंटेंट बिफोर अ क्लास, यानी क्लास से पहले कुछ कंटेंट को प्रेजेंट करना चाहती है। तो इनमें से कौन से पॉइंट को उसको ध्यान में रखना चाहिए? पहला है यूज़ ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़। तो हाँ, बिल्कुल टीचिंग एक्टिविटीज़ का यूज़ किया जाएगा, डायलॉग्स का, इन्फॉर्मेशन गैप का, इन सब सारी एक्टिविटीज़ को यूज़ करेगी वो। डिमॉन्स्ट्रेट फॉर्मल कम्युनिकेटिव एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ टारगेट लैंग्वेज, पहले कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन करेगी क्लास में कि हाँ, ये मतलब ये जिस टॉपिक में पढ़ाना चाहते हैं उस टॉपिक का कुछ इंट्रो वगैरह। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रॉपर स्किप फोल्डिंग। स्किप फोल्डिंग अगर पढ़ा है वाइगॉत्स्की में, तो स्किप फोल्डिंग का मतलब होता है हेल्प देना। तो बिल्कुल वहाँ पे अगर कोई बच्चे को सीखने में दिक्कत होती है तो हम स्किप फोल्डिंग देते हैं ना, तो ये भी होगा। लेकिन अब एलिमिनेट भी कर सकते थे कि हैबिट ऑफ ड्रिलिंग, ट्राई टू डेवलप हैबिट ऑफ ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब होता है कि बार बार प्रैक्टिस करवाना, तो ऐसा नहीं है। फोर्थ वाला तो गलत हो गया, तो आंसर हुआ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज टीचर वांट्स टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन द ग्रुप प्रोजेक्ट। कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है, उसके परफॉर्मेंस पे वो आकलन करना चाहते हैं टीचर। देन द पैरामीटर, कौन से पैरामीटर, जो पैरामीटर है असेसमेंट का वो किस पे बेस्ड होना चाहिए? द परफॉर्मेंस ऑफ सेम एज पीयर, इस पे बेस्ड होना चाहिए कि जो परफॉर्मेंस है वो समान ग्रुप के लोगों के, समान एज के ग्रुप के लोगों के द्वारा है। गलत, क्योंकि ग्रुप में डिफरेंट जेंडर के, डिफरेंट एज के, मतलब एज को ध्यान में ना रख करके वो ग्रुप डिसाइड होता है ना, इसीलिए ईच स्टूडेंट ओन प्रीवियस लेवल आ गया तो बेस्ट हो गया, यानी कि पूर्व ज्ञान के अनुसार हम उनको एसेस करेंगे। अच्छा आंसर है। लेवल ऑफ ग्रुप्स परफॉर्मेंस, केवल ग्रुप परफॉर्मेंस के लेवल के अनुसार हम एसेस करेंगे, ये भी गलत है। कॉमन क्राइटेरिया फॉर ऑल, सबके लिए एक क्राइटेरिया नहीं करते, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की गति अलग अलग होती है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस, या जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने प्रैक्टिस कराया है, और आप इसको मल्टीपल टाइम करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे इस बार जो सीटेड होगा 2022 वाला, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। और ऐसे ही जो हर क्वेश्चन को करने का तरीका ऐसे ही रखिएगा प्रीवियस ईयर का, तभी आपका